हाँ जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक हैं? सबसे पहले तो आपको वेलकम किया जाता है कॉन्सेप्ट बिल्डर प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोगों ने मतलब कि मैथमेटिक्स 302 के रिलेटेड MTH 302 के रिलेटेड हमें जो है ना बताया कि भाई हमें वीडियो चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए। तो उसलिए मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 23 लेक्चर से। लेकिन डियर, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो है ना इसका मेन मकसद जो है वो ये है कि आप लोगों को मेन चीज़ें बताना। और मोर ओवर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम जो है ना इस चैप्टर के ये जो हम एक मतलब अपना एक कर रहे हैं ना सेशन, इस सेशन के एंड में मैं आपको वो पेपर भी बताऊंगा कि जो रिसेंटली करंट पेपर आए हैं ये हमारे VU के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी 23 लेक्चर में कोई भी इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक हो गया। ख़ास चीज़ क्यों नहीं है जी? 23 लेक्चर में अगर हम देखें जी तो इसमें बताया गया है जी टाइप्स ऑफ ग्राफ को। टाइप्स ऑफ ग्राफ के रिलेटेड आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि भाई ये होती क्या है। अच्छा जी, पिक्चर ग्राफ, कॉलम ग्राफ, लाइन ग्राफ, सर्कल ग्राफ, कन्वर्जन ग्राफ, ट्रेवल ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड कम्युलेटिव पॉलीगॉन और ओगेव। इसमें से दो तीन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लाइन ग्राफ जब भी मतलब पिक्चर ग्राफ आ गया, कॉलम ग्राफ, लाइन ग्राफ तो मतलब नॉर्मल लाइन होती है जो डेटा पे जो है ना मतलब कंसिस्ट करती है, उसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। उसके बाद हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये थोड़े जो है ना इम्पॉर्टेंट है। हिस्टोग्राम जब डेटा को किसी विड्थ या फिर बार्स की फॉर्म में शेप दी जाए तो उसको मतलब किसी भी चार्ट में तो उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसको बोलते हैं जब फ्रीक्वेंसी को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए किसी चार्ट को कॉलम की शेप में या चार्ट में मतलब कोई बार्स की शेप में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट की जाए तो उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर हम अभी आगे चलें जी, सॉरी, अच्छा इसी में ये बता रहा है पिक्चोग्राफ होता है सेक्टर ग्राफ। सेक्टर ग्राफ वो होता है 360 पे जो है 360 डिग्री पर होता है। ये परसेंटेजेस या फिर डिग्रीज की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद लाइन ग्राफ वही चीज़ें। अच्छा जी, 24 चैप्टर आ गया जी। 24 में जी एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके रिलेटेड। 24 में सबसे पहले लाइन ग्राफ, वो इसमें कोई जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो है ना मैं हर चीज़ की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। मीन क्या होता है जी? मीन ये होता है जी कि अगर आपको जो भी रॉ फॉर्म में डेटा दिया जाए उसको आप सबको सम अप करो और डिवाइडेड बाय जितने नंबर होंगे, मतलब अभी 10 नंबर हैं तो उनको जो है सब का सम अप करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 10 नंबर पे डिवाइड कर दोगे। ठीक है। मीडियन वो होता है जी कि आपने जो है ना सेंटर्ड वैल्यू लेनी होती है, लेकिन उससे पहले आपने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी हम चलते हैं मॉड। मॉड क्या है जी? मॉड ये है जी कि आप ये समझ लें कि अ सेट ऑफ, ये जिस तरह लिखा हुआ है कॉमन स्कोर्स इन अ सेट ऑफ स्कोर्स, मतलब कि एक से ज़्यादा रिपीट होने वाला वर्ड किसी भी डेटा में वो मॉड कहलाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। सॉरी, हम जो है ना थोड़ा आगे निकल आए हैं। अच्छा, इसको हम देखते हैं आगे जी। टेबुलेटिंग डेटा आ गया। अच्छा जी, उसके बाद है जी जो आपके रिलेटेड है इम्पोर्टेंट चीज़ वो है जी रेंज क्या होती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। रेंज क्या होती है जी? रेंज होती है जी अगर आपको कोई भी डेटा दिया गया है उसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे और मिनिमम वैल्यू उठाएंगे। मैक्सिमम में से मिनिमम जब आप माइनस कर देंगे ये होगी हमारे पास रेंज। ठीक हो गया। उसके बाद एक चीज़ आती है जी क्लास विड्थ। अभी मैंने आपको बताया कि डेटा दिया हुआ है, रेंज निकाल लिया आपने। रेंज में से आप ये बताएं जी कि जो आपको डेटा दिया हुआ है उसकी आपने क्लासेस कितनी बनानी है, मतलब कितना जो है ना आपने क्लासेस बतानी है, फिर जो है ना आप क्लास विड्थ को निकाल सकते हैं।
देखिए हमें जो ऊपर डेटा दिया हुआ था उसकी 46 रेंज आई थी, हमने 5 क्लासेस बनानी है तो इसको डिवाइड किया तो 9.2 आ गया, इसको राउंड ऑफ करके 10 कर लिया, ठीक हो गया जी। मतलब कि अब हम उस डेटा की 10 का इंटरवल दे के या क्लास विड्थ दे के 5 क्लासेस बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी आगे इधर 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास मिड पॉइंट के मतलब लोअर और अपर वैल्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अच्छा जी, इधर आ जाती हैं जी क्लास इंटरवल। ये देखें वो जो डेटा हमें दिया हुआ था उसमें हमने वो जो है ना बनाए हैं, अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। ये आ गई जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास क्या होता है जी, अभी देखें एक ये मैं ऊपर वाली एग्जांपल ले लेता हूँ। ये इंटरवल था, इसमें ये इंटरवल था, इसमें ये आ गया जी, सॉरी ये जो 6 है ये आ गया जी आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आ गई 6 और नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई 20। जब आप फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं जी बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने परसेंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये परसेंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद है जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये होता है कि जी करंट फ्रीक्वेंसी और जो पिछली फ्रीक्वेंसी है इनको आपस में अगर आप प्लस कर दो तो ये बन जाती है करंट फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया जी। एक मिनट, अच्छा जी मैंने कहा चेक कर लूँ क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि वीडियो बंदा रिकॉर्ड कर लेता है तो बाद में पता चलता है जी कि वो सेव ही नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने कहा कि कंफर्म कर लूँ एक बार, ठीक हो गया जी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की समझ आ गई कि करंट फ्रीक्वेंसी जिस तरह अभी ये थी इसकी 20 to 29 थी 6, लेकिन हमने इसमें पिछली 3 भी जमा की है तो 9 बन गई। जब हम ये थर्ड पे आएंगे तो ये 5 है इसकी, लेकिन हमने पिछली 2 भी जमा की हैं 3 और 6 भी, मतलब कम्युलेटिव वाली जमा नहीं करेंगे, जो बैक पे इसकी फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी होगी वो जमा करेंगे। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, आगे आगे जी चैप्टर नंबर 25। ये जी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, ग्रंटेड आएंगे, ठीक है। अच्छा जी इसमें वही चीज़ बताता है जी हिस्टोग्राम क्या होती है। हिस्टोग्राम सबसे पहले बता रहा है वही चीज़ कि भाई डेटा को जब बार की फॉर्म में किसी चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो आपका कहलाएगा जी हिस्टोग्राम कहलाएगा। उसके बाद एवरेज। अच्छा जी एवरेज बेसिकली ये भी आप समझ लें कि जी सबका जो है ना एवरेज इज़ द अरिथमेटिक मीन, इसको भी मीन आप कह सकते हैं, अरिथमेटिक मीन कह सकते हैं, सम आप कह सकते हैं, और डिवाइडेड बाय नंबर जिस तरह हमने पीछे किया था। अरिथमेटिक मीन और एवरेज सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद एवरेज को बता रहा है जी कि आपने एक्सेल में कैसे फाइंड करना है। नॉर्मल ये इक्वल का साइन डाल के AVE लिखेंगे तो आपके पास नीचे आ जाएगा एवरेज, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, मतलब इस तरह इधर से लेके ऊपर से नीचे तक आपके जितने नंबर होंगे ना, जब ये आप सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी इसमें लंबी कहानी में नहीं पढ़ते कि मतलब ट्रू हुआ तो फॉल्स हुआ तो क्या होगा, तो क्योंकि इसके लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमने मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है ना उनको देखना है सिर्फ। अच्छा जी मीडियन क्या होता है जी, मीडियन को भी सेम उसी तरह करना है जिस तरह एवरेज को किया है, ये तकरीबन सारी सेम है, ठीक है। जो आगे डिफरेंट आएंगी इंटरसेप्ट स्लोप ये वो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा जी कि किस तरह मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो कांस्टेंट होती हैं उनकी क्या वैल्यू होती है और वो किस किस तरह पेपर में क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, ठीक है। वो मैं आपको लास्ट पे इसी सेशन के लास्ट पे बताऊंगा। अच्छा जी आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी आगे चलें, हम इस चैप्टर के लास्ट पे हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको वो जी 26 में आ गई जी, 26 में वो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ लाइन ग्राफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने माइंड में रखना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब जो है ना वो किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये क्या कहते हैं
स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में या किसी तरह की लाइन ग्राफ में, तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आगे आता है जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो पीछे पढ़ चुके हैं। आगे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये जो पहले हैं ये चार्ट और ये लाइन ग्राफ्स वगैरह, ये वो ग्राफ उधर इतने नहीं देते पेपर में, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में सिंपल आपने जो है ना जितने भी नंबर दिए होंगे 130, 140, 160, अभी ये नंबर दिए हुए हैं ना, इन सबको मल्टीप्लाई करके जितने नंबर दिए होंगे उनको 1 बाई मतलब इसकी पावर लेके 1 बाई उतना वो कर लेना। अगर इधर 4 नंबर होते तो 1/4 आ जाता, 3 है तो 1/3 आ गया है, ठीक है। इसी तरह हार्मोनिक मीन में क्या होता है जी, n डिवाइडेड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 अप टू 1/xn तक, ठीक है। इसमें अगर हमें अभी 3 नंबर दिए हों 1 अभी हम आगे ये एग्जांपल कर लेते हैं 1/10 प्लस 1/8 प्लस 1/6, ऊपर 3 उसी तरह रहेगा। 3 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 3 है, ठीक हो गया। 1/10 को हम करेंगे, जो आंसर आएगा 1/8 को करेंगे, फिर 1/6 को करेंगे, फिर जो तीनों का आंसर आएगा उसको जमा करके 3 पे जो है ना डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा। क्वार्टाइल को आपने बहुत अच्छे से देख लेना है। क्वार्टाइल का वैसे बेसिकली फार्मूला होता है आई इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4, आई इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4। अगर आपको क्वार्टाइल आता है तो डिसाइल और परसेंटाइल का आपके लिए कोई भी इशू नहीं होगा। क्वार्टाइल में ये होता है जी कि n+1, n क्या होता है इसमें, नॉर्मल जो नंबर होते हैं, टोटल नंबर जो डेटा दिया होता है उसको बोलते हैं। लेकिन जो बाहर आई होता है ना, वो शो डिनोट कर रहा होता है, आई कह लो या एन कह लो, वो डिनोट कर रहा होता है क्वार्टाइल आप कौन सा फाइंड कर रहे हैं, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, ठीक हो गया। ये आपने थोड़ी सी चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद डिसाइल में सेम एज इट इज़ वही चीज़ आएगी, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आपके पास एक आंसर आ जाता है ना, इसमें पुट करते हैं 9 प्लस मतलब कि आपके पास 1 आ जाता है आंसर डिसाइल 1 का, तो आप 1 पर जाकर देखेंगे कौन सी वैल्यू है, वो आपका फर्स्ट डिसाइल होगा। मतलब जो डेटा दिया होगा ना आपको, उसमें देखेंगे 1 पर कौन सी वैल्यू है, वो आपका फर्स्ट डिसाइल होगा। अच्छा जी, परसेंटाइल उसी तरह सेम वो ये चीज़ है, 100 आ जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका जो है ना एग्जैक्ट आंसर आ गया है कि 5, 6, वो तो आप जाकर डेटा में देख लेंगे फ़लाँ नंबर पर है। अगर फॉर एग्जांपल आ जाता है पॉइंट की शेप में, देन व्हाट यू विल डू, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये याद रख लेना है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है जी, जब तीनों चीज़ें मीन मीडियन मॉड आपस में इक्वल आ जाएं तो ये सिमेट्रिकल होती है। ये आपने बस हल्का सा अपना माइंड में स्केच बना लेना है। उसके बाद पॉजिटिव स्क्यूड या फिर असिमेट्रिकल की आगे जो टाइप्स आएंगी उनमें भी ये डिस्कस हुआ है, ये भी माइंड में रख लेना है। मीन मीडियन मॉड मतलब कि मीन इज़ ग्रेटर दैन मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मॉड, तो ये पॉजिटिव होगा। मतलब आप ये कह लें कि जब सबसे जो है ना मतलब कि ये चल रहा हो जी राइट साइड पे चल रहा हो तो पॉजिटिव है, लेफ़्ट पे चल रहा हो तो नेगेटिव है। अच्छा जी, एम्पेरिकल रिलेशनशिप, ये आपने मीन माइनस मीडियन इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। उसके बाद ट्रिम्ड मीन और विंसुराइज्ड मीन, ये जस्ट आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि भाई ट्रिम्ड मीन में ट्रिम्ड कर देते हैं डेटा को, ठीक हो गया। किस तरह फर्स्ट और सेकंड डेटा को, इसका कोई जो है ना इतने क्वेश्चन मैंने अभी 30 अगस्त से लेकर अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन इसका नहीं देखा। उसके बाद है जी 27 चैप्टर 27 में जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जी आपके पास मीन का फार्मूला। ये फार्मूला जी आपने याद रखना है। ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ये मैंने कर्सर शो किया हुआ है जी कि ये बता रहा है कि x इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाई n। समेशन x मतलब कि जितना डेटा होगा उसको आप जमा करेंगे, डिवाइडेड बाई n कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो x है और ये म्यू है, अभी x किसको शो कर रहा है और म्यू किसको शो कर रहा है। x बार जो होगी वो सैंपल को शो करेगा और म्यू जो होगा वो पॉपुलेशन को शो करेगा। ये आपने बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। आपने वैसे लेक्चर सुने होंगे, सब कुछ सुना होगा, मैं जस्ट आपको एक चीज़ रिवाइंड करवा रहा हूँ कि आपको जो है ना ये याद रह जाए, ठीक हो गया। अभी ये देखें जैसे ये एक्सप्लेन किया हुआ है, सैंपल मीन कौन सा हो गया, ये ऊपर वाला हो गया, और ये नीचे वाला कौन सा हो गया, पॉपुलेशन मीन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं जी। एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है जी, एक्सट्रीम वैल्यू आ गई, मीडियन आ गया, सेम वही चीज़ें बार बार दोहरा रहा है, बस थोड़ी बहुत जो है ना एक्सप्लेनेशन, लेकिन जो आपका मेन कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो देन डजंट मैटर, आपको कोई जो है ना चीज़ नहीं रोक सकती। रेंज क्या होता है जी, वो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद मिड रेंज क्या होता है जी,
मिड रेंज लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को जमा करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो वो मिड रेंज बन जाती है। उसके बाद है जी क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स का मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब किसी चीज़ को क्वार्टर में डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्वार्टाइल होती है, ठीक है। इसका फार्मूला बेसिकली ये है, पोजीशन ऑफ, ये देखें फर्स्ट क्वार्टाइल, क्वार्टाइल आई इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 4। अभी आई 1 2 3 4 5 जितने क्वार्टाइल होंगे ना ये वो होंगे, लेकिन एन क्या होगा जी, ये नंबर ऑफ डेटा होगा। ये चीज़ आपने अच्छे से माइंड में रखनी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है 5, ये देखें अभी सेकंड क्वार्टाइल में आ गया है 5, ये देखें पोजीशन ऑफ सेकंड क्वार्टाइल क्या आ गई है जी 5, लेकिन फर्स्ट क्वार्टाइल में क्या आ गया है जी 2.5। क्या हुआ जी, पॉइंट में आ गया आंसर। पॉइंट में अगर आंसर आ जाता है तो 2.5 है, 2 को अलग कर लेना है, 0.5 को अलग कर लेना है। अभी ये देखें 2 की जगह हमने ये यहाँ पर वो वैल्यू लिखनी है। उसके बाद जो इससे ऊपर वाली एक वैल्यू होगी ना, जिस तरह अभी ये 3 है, 3 में से माइनस कर दिया 2 को, ठीक है। इनको फिर आगे इनमें पुट करनी है वैल्यू कि भाई डेटा में तीसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू है, डेटा में दूसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू। अगर इधर ये होता ना 7.5 तो 7 वैल्यू इधर आ जाती, इस जगह पे 7 आ जाती, और इधर कौन सी आती 8 माइनस 7, ठीक हो गया। आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। उसके बाद मिड हिंग और क्वार्टाइल डेविएशन, ये आपस में जो है ना ऑपोजिट समझ लें। मिड हिंग Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई Q3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, और क्वार्टाइल में क्या होता है Q3 माइनस Q1, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो मैंने आपको पहले बता दिया, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी, इसमें वही चीज़ें सारी दोहरा रहा है बार बार। अच्छा ये वैसे डेटा इतना ज़्यादा दिए हुए है ना कि देखने वाला बंदा जो मतलब जिसको अभी नहीं है इतना नॉलेज, वो यही कहता है कि यार बस ये तो जो है ना कोई एक बहुत बड़ी क़यामत है। लेकिन इतना कोई भी मुश्किल पेपर नहीं आता। आप खुद सोचें कि 1 घंटे का पेपर होता है जस्ट, तो उसमें आया कि अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे प्रोबेबिलिटी या कोई भी इस तरह का बड़ा क्वेश्चन, कि आपका आधा घंटा तो उसमें ही लग जाए। लेकिन नहीं, मैंने जितने भी पिछले एग्ज़ाम जितने करंट पेपर थे वो उठा कर देखे हैं, तो आपको यही मेन चीज़ें बताई गई हैं, ठीक हो गया। अभी ये जी वेरिएंस का ये आप फार्मूला देखें। वेरिएंस में क्या बता रहा है जी, समेशन x माइनस म्यू x माइनस एक्स बार। अभी ये देखें म्यू और एक्स बार किसको शो कर रहे हैं, ये अर्थमेटिक मीन को। अगर आपको x की वैल्यू डेटा दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन आप फाइंड कर सकते हैं, टोटल नंबर आपको पता है, तो आपको मेरे ख्याल में कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, फॉर द पॉपुलेशन के लिए ये यूज़ होता है, ये लार्ज एन, और जो सैम्पल के लिए n-1, ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जब आपको वेरिएंस का पता है, ये देखिए हमने वेरिएंस का फार्मूला पढ़ा है। जब वेरिएंस का पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डेटा दिया गया है ना और आपसे वैल्यू नहीं आ रही वेरिएंस की, तो आपको चाहिए कि आप एक्सेल वाला जो है ना वो यूज़ कर लें, एक्सेल में कर लें। उसके बाद अच्छा, जब आपने वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन में जाना है तो जस्ट आपने यहाँ पर अंडर रूट ले लेना है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन में शिफ्ट कर जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ये देखें सेम एज इट इज़ वही फार्मूला था, इधर भी वो लिया है स्क्वायर रूट, इधर भी लिया है, इधर से तो स्क्वायर था तो कट गया है, उधर जो है ना उसी तरह है, ठीक हो गया। ये आपने थोड़ा सा देख लेना है। ये देखिए हमें एक डेटा दिया गया है एक्स डेटा को हमने अर्थमेटिक मीन निकाला। अर्थमेटिक मीन के बाद ये जो देखें एक्स माइनस एक्स बार था, ये अर्थमेटिक मीन को इसमें से माइनस किया है, ये आ गया, फिर इसका स्क्वायर लिया है तो ये सारे पॉजिटिव में चले गए, ठीक हो गया। उसके बाद जी आगे चलते हैं। ये देखें वेरिएंस भी निकाल के डेविएशन भी निकाल के आपको दिखाया हुआ है। जब वेरिएंस आ जाए उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा इजीली। अच्छा जी, उसके बाद है जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट और इसके क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। मैंने खुद देखे हैं, ज़ाते खुद पेपर आए हुए थे, करंट पेपर जो लोग देकर आए हैं मैंने उनसे लिए हैं, तो उसमें ये इंक्लूड था। इसमें ये क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ था जी कि इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डेटा इज़ 20 एंड अर्थमेटिक मीन इज़ 9, देन व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो सिंपल, आपको अगर पता है स्टैंडर्ड डेविएशन एस और एक्स अर्थमेटिक मीन भी पता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100% करके तो इसका आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं इजीली, ठीक हो गया। मतलब कि आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हाईलाइटेड जो है ना मैं आपके
उधर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ लिंक, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो और वैसे भी जो है ना आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेन चीज़ें सारी याद रह जाएंगी। उसके बाद मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 1/n समेशन x माइनस एक्स बार। ठीक है, अब ये चीज़ तो सारी आ जाएगी, लेकिन अभी ये जो लाइनें हैं साथ लगी हुई, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि दीज आर कॉल्ड मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है जी? जब आपके पास कोई डेटा आ गया है पॉजिटिव नेगेटिव में, अगर नेगेटिव में डेटा आ गया है तो उसको ये कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव में। ठीक हो गया। अच्छा, इधर भी एक चीज़ है, ये भी याद रखनी है कि ये देखें, ये फॉर सैम्पल है एक्स बार वाला, और ये म्यू वाला फॉर पॉपुलेशन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे आ गया जी रिग्रेशन एनालिसिस एंड स्कैटर डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, डेटा होता है, जब उनको हम एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं, उनका आपस में रिलेशन बनाते हैं, तो उसको कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। जब हम किसी डेटे को एनालाइज करें, एक दूसरे वेरिएबल को आपस में मतलब उनका एसोसिएट करके एनालाइज करें, तो इसको रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। अगर एक डेटा है वो किसी भी जगह पर बिखरा पड़ा है तो उसको स्कैटर डायग्राम, किसी डायग्राम में, किसी प्लॉट में, किसी भी मतलब चार्ट में बिखरा पड़ा है तो उसको हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। उसके बाद जी हम चलते हैं जी आगे, चैप्टर नंबर आ गया जी 29, कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है जी? कोरिलेशन और रिग्रेशन में आप थोड़ा सा फ़र्क समझ लें। अभी देखिए, मैंने कहा रिग्रेशन क्या करता है जी? एसोसिएट करवाता है, लेकिन कोरिलेशन क्या करता है? ये बताता है कि किस हद तक, एट व्हाट एक्सटेंट, कि मतलब आप किस हद तक एक डेटा को लेकर जा सकते हैं। एट व्हाट एक्सटेंट, ये आपने वर्ड माइंड में रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला। अभी ये देखें, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई, ये निकालना आपके लिए कितना बला लग रहा है आपको, लेकिन नहीं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इधर ही जो है एक्सेल में करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़ाया हो, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं आपको जो है ना दिखा सकता हूँ इधर ही, लेकिन ये वर्ड खुल गया। वैसे टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। अगर फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो, मैं लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, या फिर अपने ग्रुप का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मेन हेल्पिंग करते हैं, सारे हेल्पर हैं। तो आप काइंडली उधर मैसेज कर दें तो हम आपको जो है ना सिखा देंगे ये कोवेरियंस वेरियंस। इसमें सिंपल ये होता है यार, इक्वल डाल के कोवेरियंस डालेंगे, COV डालेंगे, आगे जो है ना एक्स की वैल्यू दी होंगी हमारे पास, वाई की दी होंगी, तो हम नॉर्मली उनमें पुट कर देंगे, सिंपल। और उसके अलावा ये नीचे वाले फार्मूले याद करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी ये फार्मूला आपने नहीं याद करना, ठीक है? आपको कोई ज़रूरत नहीं है हमें पजल होने की। लेकिन ऊपर कोवेरियंस ऑफ एक्स, कोवेरियंस ऑफ वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई का अंडर रूट, ये आपने कोरिलेशन के लिए याद रखना है। और उसके बाद कोरिलेशन की 3 केसेस होती हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है, नेगेटिव और ज़ीरो कब होता है? पॉजिटिव तब होता है जब 0 इज़ लेस दैन आर इज़ लेस दैन 1, ये आपने इक्वेशन याद करनी होगी। उसके बाद 0 कब होता है? जब R 0 होगा। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड आ गया जी। थर्ड में क्या कहता है जी? -1 इज़ लेस दैन R, जिसमें -1 आ गया तो आप समझ लें नेगेटिव है, जिसमें 1 आ गया वो समझ लें पॉजिटिव है, जिसमें आ गया जी 0 तो वो समझ लें नो कोरिलेशन या फिर 0 है। ठीक हो गया जी। हम चलते हैं जी आगे। अच्छा जी, हम कहीं ज़्यादा आगे तो नहीं आगे। अच्छा जी, हम देख लेते हैं कि हमने कहीं ज़्यादा तो शिफ्ट नहीं कर लिया ना। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद ये स्कैटर डायग्राम का बता रहा है, इसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अच्छा जी, आई थिंक सो कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये मेरा मकसद ये था कि आपको ये चीज़ें कवर करवानी है। अच्छा, मैं आपको आगे बताता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ जी। अभी ये देखें, एक्सेल में आपने अगर कोरेल फाइंड करना है तो मतलब कोरिलेशन, कोरेल, इसमें वो एरे 1 पूछेगा, मतलब एक्स का डेटा पूछेगा, वाई का डेटा पूछेगा, आप सिंपली पुट करके इक्वल करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी,
उसके बाद हम ये चलते हैं आगे। एक्सेल कैलकुलेशन बताई हुई है उसने कोरिलेशन की, जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सेम वैसे ही है, ठीक है। अभी चैप्टर नंबर 30 में कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें यही बता रहा है कि भाई आप मोर फंक्शन कैसे निकालेंगे ये कोरल वगैरह को निकालने के लिए। ये देख लें सारी चीज़ें वही दी हुई हैं। अच्छा, चैप्टर 30 में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, हम बहुत ज़्यादा आगे निकल आए हैं कहीं। अच्छा जी, हम देख लेते हैं जी, ये रहा जी स्लोप। अच्छा, ये जो है ना हमारे काम की चीज़ है, स्लोप। स्लोप जब किसी भी लाइन का या रेगुलेशन लाइन का स्लोप निकालना होगा तो आप स्लोप लिख के, इक्वल टू स्लोप लिख के, बट आपने ये माइंड में रखना है तीन चीज़ों के लिए, स्लोप, इंटरसेप्ट और आर एस क्यू के लिए आपने नॉन वैल्यू वाई पहले कॉमा डाल के फिर जो है ना एक्स की वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये चीज़ कभी भी बोलनी नहीं है, नहीं तो आपका सारा जो है ना मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मतलब कि इतना अगर पढ़ा है स्लोप इंटरसेप्ट को तो ये याद रखना है। वाई की वैल्यू पहले आएगी, ये देखें सेम एज इट इज़, और इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ना ही रखने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो रही है। अच्छा जी, लाइन फिटिंग, इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आगे एक चीज़ आएगी इसकी इक्वेशन, ये रही जी इसकी इक्वेशन, ये देखें y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ये हाईलाइटेड है ऑलरेडी। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें y क्या है जी, y है जी डिपेंडेंट वेरिएबल, x है जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, b है स्लोप ऑफ द लाइन, और a क्या है जी, y इंटरसेप्ट है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये MCQs में आया था जी कि b जो है ना ये क्या होता है, ये स्लोप लाइन होती है। उसके बाद ये रिग्रेशन लाइन का फार्मूला पॉपुलेशन के लिए और सैंपल के लिए, पॉपुलेशन के लिए एप्सिलॉन यूज़ होता है और ये बीटा यूज़ होता है, और जो सैंपल होते हैं उनके लिए सिंपल बी यूज़ होता है, ठीक है। ये देखें, ये अभी आपको ये सही समझ आ रही होगी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं जी आगे। रिग्रेशन एग्जांपल आ गई। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ में, ठीक है। घबराना नहीं है, पेपर इंशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा इजी आएगा, आपको मज़ा आएगा पेपर करने में। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने जो है ना घबराना नहीं है। अच्छा, ये जो है ना STEM का एब्रीविएशन याद कर लें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। उसके बाद इसमें और कुछ याद करने की, RSQ को फाइंड करना देख लें, इक्वल डाल के RSQ सेम वही नॉन वैल्यू वाई होंगी और एक्स वैल्यू बाद में होंगी, ठीक है, जिस तरह इंटरसेप्ट और स्लोप में लिया है, ठीक हो गया। उसके बाद जी हम चलते हैं जी पी वैल्यू, ये नहीं है इसमें कुछ भी। अच्छा जी, किधर गए, वीडियो आई थिंक सो कि काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो हो गई है जी 28 मिनट की। अच्छा जी, हम थोड़ा इसको स्किप करते हैं जी क्योंकि वीडियो काफ़ी हो गई है लंबी। उसके बाद हम चलते हैं फैक्टोरियल और परमुटेशन वगैरह पे, जो हमारा मतलब कि मेन टॉपिक है, मेन चीज़ है। ये इसमें भी कुछ नहीं है, ट्रेंड और मूविंग एवरेज, और उसके बाद ये फार्मूला आपने याद रखना है। ट्रेंड और मूविंग एवरेज में सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये फाइंड कैसे करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के, भी मैं आपको इसका बताता चलता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये देखें 170 140 ये डेटा दिया हुआ था, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ दिया है। ये देखें फर्स्ट वैल्यू को सामने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन यहाँ से 140 से ये ली है मूविंग एवरेज 180 है। ये कैसे आया जी, इन तीनों को 170 140 230 इनको जमा करके 3 पे डिवाइड किया, 180 आ गया। अभी 140 230 176 पे डिवाइड करके 3 को 182 आ गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, ये दो फार्मूले याद रख लेने हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सीजनल वेरिएशन कि एक्चुअल वैल्यू में से जो है ना वो माइनस करेंगे आप मूविंग एवरेज, तो ये आपके पास सीजनल वेरिएशन आ जाएगा। और सेंट्रल वेरिएशन क्या है, सेंट्रल एवरेज क्या आ जाएगा जी, एक्चुअल को और मूविंग को आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ये सेंटर्ड आ जाएगा। ये भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, फोरकास्टिंग क्या होता है जी, फोरकास्टिंग कहते हैं जी कि मतलब आप आने वाले वक्तों के लिए बताएं कि भाई क्या चीज़
मतलब कि कितना आप जो है ना एक चीज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये देखें जी, ये इसका फार्मूला है, न्यू फॉर कॉस्ट इज इक्वल टू ओल्ड फॉर कॉस्ट प्लस अल्फ़ा इंटू ओल्ड एक्चुअल माइनस ओल्ड फॉर कॉस्ट। इसमें ओल्ड एक्चुअल और ओल्ड फॉर कॉस्ट दी होगी, आपने न्यू फॉर कॉस्ट फाइंड करनी होगी। और अल्फ़ा की वैल्यू याद रखनी है कि 0.3 होती है। और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग भी इस फार्मूले को कहते हैं, इस प्रोसेस को एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग भी कहते हैं। उसके बाद है जी परमुटेशन कम्बिनेशन। अच्छा जी, इसमें मीन स्क्वायर एरर याद रखना है। मीन स्क्वायर एरर जो होता है ना वो 0.3 होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, फैक्टोरियल नॉर्मल जो है ना, ये देखें 5 का फैक्टोरियल ये होता है जी कि काफ़ी सारा डेटा हो, उसको एक जगह पर सम अप कर दिया जाए तो वो फैक्टोरियल कहलाता है। 5 4 3 2 1, इसको देखें ये 5 फैक्टोरियल लिख दिया तो हमें आसानी होती है कि इसको डेटा को एक जगह करने में। उसके बाद परमुटेशन और ये कम्बिनेशन, इन दोनों को आपने बहुत अच्छे से देख लेना है। इनका ये फार्मूला है परमुटेशन का। परमुटेशन और कम्बिनेशन में ये है, परमुटेशन जो डेटा होता है ये भी अरेंजमेंट्स ही होती हैं, लेकिन इसको जो है ना एक डेफिनेट आर्डर में लिखा होता है। लेकिन जो कम्बिनेशन होता है उसका कोई एक डेफिनेट आर्डर नहीं होता, ठीक हो गया। इसको भी आपने देख लेना है। ये देखें जी, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। ये जो है ना आपने बड़े अच्छे से देख लेने हैं। परमुटेशन को एक्सेल में कैसे फाइंड करते हैं, इक्वल डाल के, परमुटेशन डाल के। अच्छा, ये जो एन और आर होते हैं, एन इसमें नंबर ऑफ़ वैल्यू होती हैं और आर जो होता है स्पेसिफिक नंबर होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपने देख लेनी है। रिज़ल्ट ऑफ कम्बिनेशन। अच्छा, और इसमें जो है ना ये प्रोबेबिलिटी है, ये आपने थोड़ा डीपली देख लेना है। इसमें ये एक चीज़ है, ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अगर आपने फाइंड करनी है, अगर आर रूल के तहत तो इसमें पॉजिटिव आएगा, अगर एंड रूल होगा तो उसमें मल्टीप्लिकेशन आएगी। इसमें एक और चीज़ है कि अगर तो इवेंट एक या एक से ज़्यादा नहीं हो रहे तो फिर वो एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं, ठीक है। अगर एक भी हो रहा है बाकी सब नहीं हो रहे तो फिर भी एग्जॉस्टिव है। अगर बाकी सारे हो रहे हैं एक भी नहीं हो रहा तो फिर भी एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएगा, ठीक हो गया जी। ये आपने इसको अच्छे से देख लेना है। तो मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी होगी, आपको पेपर दिखाते हैं। अच्छा जी, पेपर में क्या आ रहा है जी, पेपर में आ रहा है जी, सॉरी, पेपर में आ रहा है जी फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, लॉन्ग क्वेश्चन। मिड रेंज क्या होती है जी, इज़ द एवरेज ऑफ द स्मॉलर एंड द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। ये मतलब क्या होता है, स्मॉलर और लार्जेस्ट की जो है ना वैल्यू उठा लें तो ये क्या होगा, ठीक है। ये बताना है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़ अ डैश, ये क्या है जी, वेरिएंस का फार्मूला था। इफ़ मीन इज़ 30, मीन अगर आपको दिया हुआ है, एस टी 14 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप फाइंड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ये जो है फार्मूला था, इसमें बी क्या है, बी स्लोप था, मैंने बताया था। अच्छा, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स इन द लेटर मूविंग, मूविंग में 1 2 3 4 5 6 है। ये नॉर्मल परमुटेशन, वो जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का फार्मूला था 6 है, तो 6 का फैक्टोरियल लेंगे 720 आ जाएगा। नीचे हमने आर का क्यों नहीं लिया, आर का इसलिए नहीं लिया कि इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो एक से ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, ठीक है। उसके बाद ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला देख लेना है। अच्छा जी, उसके बाद जी प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन। ओवरऑल पेपर मुश्किल था, मतलब आपने, लेकिन ये भी आगे पढ़ लें, लेकिन उनके लिए मुश्किल नहीं था कि जिनकी तैयारी थी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, होप्स हो कि आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़, और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है जी, थैंक यू।